नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग थी कि आर्थिक इतिहास पर कुछ वीडियो बनाए जाएं और ख़ास करके मुग़ल काल में। तो उसी क्रम में आज मैं आपको जो टॉपिक जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में व्यापार वाणिज्य की दशा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण युग था। आप मोरलैंड की पुस्तक पढ़ें जिसमें उन्होंने दो पुस्तकें लिखी हैं कि इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, और एक पुस्तक लिखी है इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे इतिहासकारों ने आर्थिक इतिहास पे पुस्तकें लिखी हैं इस काल के, और हमें उस काल के बहुत सारे जो विदेशी यात्री वगैरह भारत में आए थे उनके विवरणों से भी हमें बहुत सारे नगरों के बारे में और यहाँ के व्यापार वाणिज्य इत्यादि के बारे में पता चलता है। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी का जो काल था वो एक तरह से आप कह लीजिए शांति और स्थिरता का युग था। अकबर के आने के बाद देश में एक नए वातावरण का सृजन हुआ, एक जो उसने सहिष्णुता की नीति अपनाई, साथ ही साथ जो है जो वर्षों से हजारों वर्षों से चली आ रही जो उथल पुथल थी, और ख़ास करके दिल्ली सल्तनत काल में जो अस्थिरता और उथल पुथल थी वो सब अब समाप्त हो गई थी। और चूँकि अकबर जो है वो एक राष्ट्रीय शासक की छवि के साथ उसने शासन करना प्रारंभ किया था, वो एक राष्ट्रीय शासक बनना चाहता था, और भारतवर्ष में जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स थे उनके अंदर जो है वो एक समन्वय स्थापित करना चाहता था। तो एक ऐसे वातावरण का उसने सृजन किया जिसने कि प्रगति के मार्ग को अग्रसर किया, बहुत सारे बदलाव किए, प्रशासन में सुदृढ़ता आई, तो और साथ ही साथ जो है राजस्व सुधारों ने एक अच्छा वातावरण तैयार किया, बहुत सारे करों की व्यवस्था में सुधार किया गया। तो इन सब से एक नए युग की शुरुआत हुई, और आगे चल कर के अकबर के उत्तराधिकारियों ने भी उसको आगे बढ़ाया। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत आर्थिक दृष्टि से अत्यंत संपन्न था। इस काल में व्यापार और वाणिज्य में अत्यधिक प्रगति हुई, जो कि हमें गुप्त काल की याद दिलाती है। गुप्त काल में जिस प्रकार से व्यापार और वाणिज्य को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया था, वो भी शांति और संपन्नता का युग था। यही कारण था कि उस काल में विदेशों के साथ हमारा व्यापार बहुत ही उन्नत था, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है बाहर निर्यात किया करते थे। व्यापार का पलड़ा जो था वो हमारी तरफ झुका हुआ था उस काल में। तो इस काल में यानी 16वीं और 17वीं शताब्दी में भी व्यापार एवं वाणिज्य में अत्यधिक प्रगति हुई, जो कि हमें, जैसा कि हमने कहा कि गुप्त काल से अपनी समता करता है यह काल भी। और संभवतः इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि गुप्त काल के बाद हजारों वर्षों के लंबे उथल पुथल के उपरांत देश में स्थायी रूप से शांति की स्थापना हुई थी। देश में किसी भी रचनात्मक गतिविधि के लिए यह आवश्यक होता है कि देश में शांति हो, स्थिरता हो, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था हो, तभी प्रगति का रास्ता तैयार होता है। गुप्त काल में अनेक नगरों का विकास हो चुका था। कुछ नगर बहुत पहले से ही चले आ रहे थे और कुछ नए बस रहे थे। माफ़ कीजिएगा, मुग़ल काल में मैं कह रहा था, मुग़ल काल में बहुत सारे नए नगरों का विकास हो रहा था। कुछ नगर पहले से ही चले आ रहे थे और कुछ नए बस रहे थे। जैसे कि मैंने अभी कहा कि विदेशी यात्रियों के विवरणों से हमें अनेक नगरों के विषय में पता चलता है कि वो कितने संपन्न थे, कितने समृद्ध थे, वहाँ किस तरह के व्यापारी रहते थे, किन उद्योगों के लिए वे प्रसिद्ध थे, वहाँ की जनता कैसी रहती थी, और साथ ही साथ जो है व्यापार वाणिज्य की क्या प्रणालियाँ थीं। तो इन सब बातों के बारे में बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने विस्तार से लिखा है। अधिकांश नगर राजमार्गों के किनारे अथवा नदियों के तट पर बसे हुए थे। प्रत्येक सरकार एक राजनीतिक इकाई होती है, जैसे आजकल के जिले होते हैं वैसे उस समय सरकार होते थे। तो प्रत्येक सरकार में एक महत्वपूर्ण कस्बा था
और सरकारों और परगनों के जो दफ्तर होते थे वो कस्बों में ही हुआ करते थे। नगरों और कस्बों ने आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार एवं उद्योग को प्रोत्साहित किया, क्योंकि नगरों और कस्बों में तरह तरह के उद्योग करने वाले जो लोकल कारीगर इत्यादि होते थे वो अपना सामान वगैरह ले करके वहाँ बेचने के लिए आते थे, तो वहाँ एक बाजार जैसा माहौल पैदा हो जाता था और तो इस तरह से व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिलता था। भारत के प्रमुख उद्योग थे चीनी एवं मिस्री उद्योग। चीनी के लिए भारत बहुत प्रसिद्ध था उस समय। अफीम उद्योग था, नील उद्योग था, मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग था, लकड़ी अथवा टिम्बर का उद्योग था, लौह उद्योग था, यानी लोहे के, चूँकि वो युग जो था उसमें बहुत सारे युद्ध वगैरह होते रहते थे तो तरह तरह के हथियार इत्यादि बनते थे। इसके अलावा लोहे की और भी वस्तुएं बनती थी। धातु उद्योग था, तरह तरह की धातुएं जो थी, पीतल था, तांबा था, लोहा था, या और भी जो कीमती धातु थे जैसे सोने चांदी जैसी चीज़ें थी, तो इनका भी बहुत बड़ा उद्योग था। लग्जरी गुड्स थी, आप कह सकते हैं जिन्हें विलास की वस्तुएं जिन्हें हम कहते हैं, उनका उद्योग था। शराब का उद्योग था, ताड़ी उद्योग था। ताड़ी जो है वो ताड़ के पेड़ से रस निकालते हैं, जो कि एक बहुत उसमें नशा होता है, तो अक्सर बहुत सारे गांवों में देश के कई भागों में इनका बड़ा प्रचलन है नशे के लिए। चमड़ा उद्योग था, सिल्क उद्योग था। सिल्क के जो वस्त्र थे वो बहुत ही लोकप्रिय थे, खास करके धनी वर्ग के लोग सिल्क के वस्त्र पहनते थे। ऊन का उद्योग था, कॉटन या रुई का उद्योग था। तो इस तरह से बहुत सारे और भी उद्योग थे जो कि भारत में उस काल में 16वीं और 17वीं शताब्दी में फले फूले। बंगाल और गुजरात और मालवा ये चीनी के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल की चीनी जो है बहुत प्रसिद्ध थी। इसी तरह से मिस्री भी यहाँ बनाई जाती थी, मिस्री उद्योग के लिए भी यह प्रसिद्ध था। बिहार और मालवा अफीम के लिए प्रसिद्ध थे, तो वहीं बयाना नील के लिए प्रसिद्ध था। दिल्ली, काशी तथा चुनार मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध थे। चुनार से जो पत्थर होते थे, पत्थर काट काट करके जो है किले वगैरह बनाने के लिए जाते थे जगह जगह। उस काल के मुगल काल के लाल किला इत्यादि में आप देखें तो चुनार के पत्थर लगे हुए हैं। बढ़ई और लोहार जो थे वो बहुत निपुण होते थे उस काल के। और कृषि से संबंधित सामानों से लेकर के, यानी छोटे छोटे सामान, कुदाल, फावड़ा, हंसुआ, चाकू, छुरी और हल इत्यादि जो है कृषि से संबंधित जो सामान थे उनका निर्माण करने से लेकर के वो बड़े बड़े जहाज तक बनाते थे, यानी कि जो पानी में चलने वाली बड़ी बड़ी नावें थी व्यापार के लिए। तो जो बढ़ई और लोहार थे वो बड़े ही कुशल कारीगर हुआ करते थे। और साथ ही साथ इनमें युद्ध के अस्त्र शस्त्र और ऐश आराम की वस्तुएं तथा अन्य अनेक प्रकार की वस्तुएं शामिल थीं जिनका कि वो निर्माण किया करते थे। विभिन्न प्रकार की धातुएं थीं जिनका उद्योग, जैसे मैंने बताया, कांसा, लोहा, तांबा, ब्रास यानी पीतल आदि से बर्तन और सजावट के सामान बनाए जाते थे। सोने चांदी के आभूषण बनाने में भारत के कारीगर प्राचीन काल से ही, आप कह सकते हैं सैंधव काल से ही बहुत ही निपुण हुआ करते थे। और बहुत सारे, चूँकि स्त्री और पुरुष दोनों ही जो है आभूषण प्रिय थे, इसलिए यहाँ के जो कारीगर थे वो आभूषण बनाने में बड़े दक्ष थे। इसी प्रकार से चमड़ा, ऊन, सिल्क या रेशम जिसे हिंदी में कहते हैं, और रुई से बनने वाली वस्तुएं और कपड़े इत्यादि भी जो है वो बहुत ही निपुणता से बनाया जाता था। कपड़ा उद्योग में भारत का कोई सानी नहीं था। हमेशा से अंग्रेज़ों के ज़माने तक आप ये देखते हैं कि भारत जो है बहुत ही फाइन क्वालिटी का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनाता था। खास करके सूती वस्त्रों में तो उसका कोई मुकाबला था ही नहीं। तो इस काल में यानी 16वीं और 17वीं शताब्दी में विकसित उद्योगों के इस जो संक्षिप्त विवेचन हमने किया तो उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए बाजारों और
विकसित व्यापार की आवश्यकता भी पड़ती होगी निश्चित रूप से, क्योंकि जब इतने उद्योग थे तो जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे या जो निर्मित माल था उनको कहाँ बेचा जाए, तो उनके लिए मंडियों की आवश्यकता थी, उनके लिए बाजारों की आवश्यकता थी और एक विकसित व्यापार की आवश्यकता थी जो अंतर्देशीय व्यापार भी था और राष्ट्रीय व्यापार भी था, दोनों तरह का व्यापार था। तो उद्योगों के समान ही व्यापार की दशा भी काफ़ी उन्नत थी। बड़े बड़े शहरों और बाज़ारों में सामान्य जीवन में उपयोग होने वाली जो भी वस्तुएं थीं वो उपलब्ध थी। नगरों में, कस्बों में, बाज़ारों में, सब जगह जो है जो आम आदमी के जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं थीं वो मिल जाया करती थी। इन वस्तुओं के व्यापार से लोग जो है वो बड़े समृद्ध थे, खास करके व्यापारी बड़े समृद्ध थे। वो अपना धन, ऐसा कहा जाता है, समकालीन लेखकों ने लिखा है कि वो बहुत सारे व्यापारी अपना धन जमीन के नीचे गाड़ करके रखते थे, जमीन के नीचे छुपा करके रखते थे, इतना पैसा कमाते थे। और ऊपर से दिखावे के लिए वो बड़े साधारण ढंग से रहा करते थे कि जैसे कि उनके पास कोई बहुत ज़्यादा धन इत्यादि न हो, यानी कि धन को छुपा कर रखने की प्रवृत्ति थी। आज भी आप देखें कभी कभार खेतों में खुदाई वगैरह होती है तो ज़मीन में गड़ा हुआ धन कई बार मिल जाता है। और साथ ही साथ जो व्यापारी थे वो श्रृंगार और ऐश आराम की जो वस्तुएं थी, जो लग्जरी गुड्स थी, तो उनको भी बेचते थे। उनका उद्योग जैसे मैंने बताया कि काफ़ी विस्तृत था और साथ ही साथ जो है उनको बेचा जाता था तो उसमें बड़ा मोल भाव होता था। व्यापारी जो है जो ऐश आराम की वस्तुएं थी उनकी, खास करके श्रृंगार की वस्तुएं थी, गहने थे और भी जो दूसरी लग्जरी गुड्स थी, तो उनकी मनमानी कीमत वसूलने की कोशिश करते थे। उनमें बड़ा काफ़ी बार्गेन होता था, मोल भाव होता था। यद्यपि बादशाह जो थे, मुग़ल बादशाह, उन्होंने क्षेत्रीय कर माफ़ कर दिए थे, फिर भी उन्हें राहदारी और पानदारी के रूप में कर देना पड़ता था व्यापारियों को। सड़कें जो उस काल की होती थी वो प्रायः उन दिनों यात्रा करना बड़ा कठिन होता था, लूटपाट का खतरा रहता था और प्रायः डकैतों द्वारा जो मार्ग थे वो असुरक्षित हुआ करते थे और जिनसे रक्षा के लिए सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो इसके बदले में व्यापारियों को टोल टैक्स देना पड़ता था। यह टोल टैक्स अक्सर काफ़ी अधिक मात्रा में और ज़बरदस्ती ले लिया जाता था और इस प्रकार उनके रक्षक ही उनके भक्षक बन जाते थे, उनके शत्रु बन जाते थे व्यापारियों के। दूसरी बात ये थी कि जंगलों में से गुजरते समय और रक्षा के लिए, अपने माल की रक्षा के लिए, अपनी जान की रक्षा के लिए उनको किराए की विशेष सुरक्षा गार्ड आप कह लीजिए कि सुरक्षा कर्मी उनको रखने पड़ते थे। और तीसरी बात यह थी कि व्यापारियों को बड़े मनसबदारों और सरकारी अफसरों को उधार के रूप में बहुत ज़्यादा सामान देना पड़ता था। अक्सर वो क्या करते थे कि जो बड़े बड़े सरकारी अफसर थे, बड़े बड़े मनसबदार थे, ये सब रसूख वाले लोग थे, बड़े पदों पे रहने वाले थे। इनका एक भय था जो व्यापारियों में रहता था, तो इनको उधार के रूप में सामान देना पड़ता था व्यापारियों को और बाद में इनसे भुगतान करा पाना बड़ा ही कठिन काम था, अपना पैसा वसूल पाना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी और मनसबदार थे जो कि इनका पैसा पचा जाते थे, वो देते नहीं थे। तो इस प्रकार यद्यपि उनका लाभ बहुत ऊंचा था, लाभ की दरें जो है बहुत ऊंची थी, फिर भी कभी कभी उन्हें आकस्मिक नुकसान इन लोगों के कारण, इन अधिकारियों, मनसबदारों वगैरह के कारण उठाना पड़ता था। किंतु फिर भी अधिकांश व्यापारी जमीन के अंदर बड़ी मात्रा में धन का संचय करने में सफल रहते थे। समुद्र के किनारों के पास बहुत सारे नगर बसे थे और इन नगरों के जो व्यापारी थे उनकी जीवन शैली बहुत ही उच्च कोटि की हुआ करती थी, क्योंकि वो अधिक सुरक्षित थे। उनमें से कुछ तो बहुत ही ज़्यादा धनी थे। अब जैसे उदाहरण के लिए हमें कुछ नाम मिलते हैं उस समय के समकालीन ग्रंथों में। अब जैसे सूरत का एक व्यापारी बीरजी बोहरा था जो कि दुनिया के सबसे धनी व्यापारियों में उसकी गिनती होती थी। इसी प्रकार जो है अब्दुल गफूर नाम का व्यापारी था जो कि व्यक्तिगत व्यवसाय में
वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर उसको माना जाता था कि जितना बड़ा व्यवसाय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का था उतना अकेले अब्दुल गफूर का था। इसके साथ ही सॉरी, जो तटीय क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में बहुत सारे विदेशी व्यापारी भी रहते थे जो कि दुनिया के अनेक हिस्सों से आते थे, जैसे ईरानी व्यापारी, अरबी व्यापारी, पुर्तगाली व्यापारी, डच व्यापारी, फ्रांसीसी व्यापारी और अंग्रेज व्यापारी। जैसा कि आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो चुकी थी, तो बहुत सारे अंग्रेज व्यापारी भी आते थे। अब उन्होंने जैसे जहांगीर के दरबार में आपने सुना होगा सर थॉमस रो आया था जिसने कि व्यापार करने की इजाज़त, फैक्ट्री लगाने की, सूरत में फैक्ट्री लगाने की इजाज़त मांगी थी। चीन और जापान से भी व्यापारी प्रायः आते रहते थे और तटीय व्यापारी मुख्यतः पूरी तरह से भारतीयों, तटीय जो व्यापार था आप कह लीजिए, तो जो यानी कि समुद्र तट पे जो व्यापार होता था तो वो व्यापार मुख्यतः पूरी तरह से भारतीयों के हाथों में ही था। और विदेशी व्यापार में बड़ी तीव्र प्रतियोगिता चल रही थी उस समय, जब तक तटीय क्षेत्र जो थे वो जैसे सुरक्षित थे, यानी कि जब ताकतवर शासक थे, सिंध जैसे सिंध का तटीय क्षेत्र है, गुजरात का तटीय क्षेत्र है, इसी तरह खंभात का तटीय क्षेत्र है, तो जब तक ये क्षेत्र सुरक्षित थे, यानी कि ऐसे शासक थे जो कि इन क्षेत्रों की सुरक्षा पे ध्यान देते थे, तब तक भारतीय व्यापारी बड़े आराम से व्यापार करते थे। भारतीय व्यापारी ईरान, अरब, मिस्र आदि आते जाते रहते थे। और जबकि कुछ व्यापार थल मार्ग से होता था, जिनमें जैसे कंदहार के रास्ते से होता था, वो अफगानिस्तान में है कंदहार, तो उस तरफ से जो है थल मार्ग से भी व्यापार होता था। आप देखें भारत में जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा आया था, जिसने जो है केप ऑफ गुड होप होते हुए वो तमाशा अंतरीप होते हुए जो है उसने भारत का मार्ग खोज लिया था और कालीकट के बंदरगाह पे पश्चिमी तट पे वो उतरा था। उसके बाद से धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारे पुर्तगाली बस गए। तो पुर्तगालियों के आगमन के बाद यूरोपीय व्यापार जो था उस पर उनका अधिकार हो गया, पुर्तगालियों का। इसके कुछ समय बाद डचों ने भी जो है पूर्वी भारत में अपनी व्यापारिक एकाधिकार की स्थापना की, किंतु अंत में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों और डचों को मार भगाया और लगभग पूरी तरह से मतलब 1763 ईस्वी तक आप कह लीजिए कि जो भारतीय जल क्षेत्र पर थे, भारतीय जल क्षेत्रों पे या तटीय क्षेत्र जो थे उन पे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और उन्होंने अपने जो यूरोपीय विरोधी थे, पुर्तगाली, डच इत्यादि, उनको भगा दिया। तो इस प्रकार से एक बात सामने आती है कि भारतीय शासकों ने समुद्र पार के व्यापार पर उचित ध्यान नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी थी भारत के शासकों की कि उन्होंने जो है वो समुद्री व्यापार या समुद्र पार से होने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक नौसैनिक शक्ति का विकास नहीं किया। नौसैनिक शक्ति, एक तगड़ी नौसेना जिसे कहते हैं, एक मजबूत नौसेना जो है उस समय की आवश्यकता थी, समय की मांग थी, उसका विकास करना आवश्यक था, जिससे कि न केवल तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा की जा सकती थी बल्कि व्यापारियों को भी उसके जरिए सुरक्षा प्रदान की जा सकती थी। तो व्यक्तिगत व्यापारी बिना सरकार की सहायता और बिना सरकारी सुरक्षा के अपने प्रतिद्वंदियों और शत्रुओं के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो व्यापारी थे, वो सैनिक तो थे नहीं। किंतु इन सब बातों के अभाव में विदेशी व्यापारियों को भारत भूमि पर अपना पांव जमाने का अवसर मिल गया। अगर सुरक्षा की व्यवस्था रही होती, सशक्त नौसेना रही होती और शासकों ने व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया होता, अपने व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की होती, तो निश्चित रूप से जो है विदेशियों पर रोक लगाई जा सकती थी और उनको एक क्षेत्र विशेष में या कह लीजिए कि एक मतलब व्यापार के क्षेत्र में सीमित
किया जा सकता था। वो क्षेत्राधिकार करने लगे, आगे चल करके वो एक एक क्षेत्र पे अधिकार करने लगे और ऐसा लगने लगा कि जैसे ये देश भारतीयों का ना हो, विदेशियों का ही हो। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो प्रायः इन्हीं सब कारणों से प्रायः जो विदेशी व्यापारी थे उनको किसी स्थानीय विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि उनका स्वागत ही अधिक किया गया। स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत ही किया, क्योंकि जो वस्तुएं वो अपने साथ ले आते थे उनकी मांग यहाँ बहुत अधिक थी। और आयातित की गई जो वस्तुएं हैं, आज भी हमारे यहाँ क्या है, विदेशी वस्तुओं के लिए बड़ा क्रेज होता है लोगों के मन में। लोग कहते हैं कि ये इंग्लैंड का है, ये अमेरिका का है, ये फला जगह का है। तो ये पहले भी ऐसा था, जो विदेशी वस्तुएं थे उनको पाने के लिए लोग लालायित रहते थे। जो वस्तुएं आयात की जाती थी वो उनमें जो है वो धातु की वस्तुएं, सोना, चांदी, तांबा, शीशा, स्टील इत्यादि की वस्तुएं होती थी। सोने और चांदी की मांग बहुत अधिक थी, बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इन धातुओं की जो स्थानीय आपूर्ति थी वो लगभग नगण्य थी, नहीं के बराबर थी। तो इसलिए सोने चांदी की मांग यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती थी। जो यूरोप का सोना था वो भारत में आ रहा था, जिसके लिए यूरोप में बड़ी चिंता भी प्रकट की जाती थी कि हमारा सोना चांदी सब भारत में चला जा रहा है। एक्सक्यूज मी। तो फ्रांस से ऊन भारत आता था, इसी तरह से इटली और ईरान और ट्रांसआक्सियाना से सिल्क का आयात किया गया, यानी रेशम का आयात किया गया। ईरानी कालीनों की भी बड़ी मांग थी। भारत के लोग बड़े शौकीन थे, फर्श पे कालीन वगैरह बिछाते थे। उस समय जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े मनसबदार थे, अधिकारी थे, या राजमहलों में कालीनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था। तो ईरानी कालीनों की भी बहुत डिमांड थी। चीन कच्चे रेशम की आपूर्ति करता था, यानी कि कच्चे रॉ सिल्क जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, रॉ सिल्क या कच्चे रेशम की आपूर्ति करता था। और प्रमुख देश था कि कच्चे सिल्क की आपूर्ति करता था भारत को। घोड़े और खच्चर भी आयात किए जाते थे। और घोड़ों का व्यापार तो प्राचीन काल से ही होता था। जैसा कि आप जानते हैं, घुड़सवार सेना बड़ी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। घुड़सवार सेना जो है उसकी तुलना आजकल की वायु सेना से ही की जाती है। तो उस काल में अच्छे नस्ल के घोड़ों की बड़ी मांग रहती थी, इसलिए घोड़ों के व्यापारियों के बारे में खूब उल्लेख मिलते हैं। बहुत सारे व्यापारी थे जो घोड़ों का व्यापार करते थे, भारत आते थे। खास करके अफगानिस्तान और काबुल इत्यादि की तरफ के जो घोड़े थे वो बड़े प्रसिद्ध थे। अन्य आयातित वस्तुएं थी, जैसे ताजे एवं सूखे फल, शराब, गुलामों का भी आयात होता था। हालांकि अब वो दिल्ली सल्तनत के काल के जितना नहीं होता था, लेकिन फिर भी कुछ प्रांतीय राज्यों में भी गुलाम आते थे। और जो केंद्रीय शासन था वहाँ भी कभी कभी गुलामों की खरीद फरोख्त की जाती थी। कस्तूरी भी व्यापार का एक अच्छा आइटम था, प्रमुख आइटम था। चीनी मिट्टी के बर्तन बहुतायत में मंगाए जाते थे। युद्ध सामग्री मंगाई जाती थी। इसी तरह से कॉस्मेटिक्स या अंगराग और फैंसी सामान इत्यादि भी जो है वो मंगाए जाते थे, आयात किए जाते थे। और भारत, अब हम बात करें हम निर्यात क्या करते थे, तो भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली जो प्रमुख वस्तुएं होती थी उनमें सूती कपड़े, जो सादे सूती कपड़े होते थे, मलमल, रुई से बनी दूसरी चीज़ें, साथ ही सिल्क के कपड़े। गुजरात से सिल्क भी निर्यात किया जाता था, गुजरात से। इसके अलावा भारत से सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता था वो मसाले थे। मसाले विशेष करके जो काली मिर्च या गोल मिर्च थी उसका, इलायची, जो सब्जी वाली इलायची होती है, छोटी इलायची, मोती, दालचीनी, कलात्मक आभूषण और भी बहुत सारे मसाले, हल्दी, धनिया, फैंसी वस्तु, अफीम, नील, चीनी, मिश्री और बंगाल का कच्चा सिल्क इत्यादि अन्य प्रमुख निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थीं। तो औरंगजेब के समय में हम ये देखते हैं कि औरंगजेब के समय में बहुत सारी वस्तुएं जो थीं वो आयात निर्यात की जाती थी। और
कस्टम ड्यूटी से औरंगजेब के समय में जो आमदनी होती थी वो 30 लाख रुपए थी। तो इससे सहज ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो उस समय देश की जनसंख्या थी वो जनसंख्या जो है वो व्यापार वाणिज्य वगैरह में कितनी रुचि लेती थी। तो इस तरह से एक संक्षिप्त विश्लेषण करने का हमने प्रयास किया कि उस काल की जो व्यापार वाणिज्य की दशा थी जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में वो कितनी उन्नत थी। आप अब इतने कम समय में इस पे चर्चा करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो अच्छे शासक थे, अच्छे बादशाह थे, उन्होंने जितनी सहूलियत हो सकती थी उतनी सहूलियत व्यापारियों को दी थी। लेकिन व्यापारियों को थोड़ा और सहूलियत मिलती, रास्ते अगर सुरक्षित होते, मार्ग सुरक्षित होते और इन चीज़ों पे ध्यान दिया गया होता तो बहुत अच्छा हो सकता था। बहुत सारे जो सरकारी अधिकारी थे, जो बहुत सारे मनसबदार थे, बहुत सारे अमीर थे, बहुत सारे जो दरबारी थे, और बहुत सारे जो राज परिवार के लोग थे, उन लोगों के पास भी अपने जहाज हुआ करते थे और उनमें से बहुत सारे जो थे वो व्यापार में इन्वॉल्व रहते थे। और बहुत सारी जगहों पे हम ये देखते हैं कि जो खान वगैरह होती थी, खानों की खुदाई उदाई में, अब जैसे गोलकुंडा में जो है वो हीरे की खान थी, कहते हैं कि कोहिनूर हीरा जो है वहाँ पे मिला था, मीर जुमला को मिला था। इसी तरह से सोने चांदी की खानें थीं और भी तरह तरह की धातुएं जो है वो निकाली जाती थी। तो इस तरह से उनको साफ़ किया जाता था, उनकी प्रोसेसिंग होती थी। तो कुल मिला करके अगर देखा जाए तो 16वीं 17वीं शताब्दी में जो भारत का जो उद्योग था और भारत का जो व्यापार था, वाणिज्य था, वो बहुत ही उन्नत था। और उस समय तक ये व्यापार जो था, सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत के पक्ष में था। आगे के कालों में जैसे जैसे हम 18वीं 19वीं शताब्दी में आते हैं, हम देखते हैं कि उसमें पतन होने लगा। वो पतन क्यों हुआ? क्योंकि जो शासन व्यवस्था थी वो चरमराने लगी। मुगल जो शासन था उसका पतन होने लगा। तो उसके पतन के साथ साथ धीरे धीरे विदेशियों ने भारतीय व्यापार पर कब्जा कर लिया और व्यापार जो है वो एक तरफा हो गया। तो इस तरह से मित्रों आज हमने इस विषय पे चर्चा की, और अगर आपको ये पसंद आया हो, आज का जो टॉपिक है पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। मैं आपके कमेंट का आमंत्रित हूँ। पूरा वीडियो देखा करें। थोड़ा सा वीडियो 2 मिनट 1 मिनट देखने से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, शुभ रात्रि।